भैया की स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस देखी थी, फिर काउंसलिंग के लिए जो भैया 300 जो पे किए थे ना, वो मतलब ऐसा लगा बिल्कुल एकदम वसूल हो गए। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जो उन्हें कॉलेज चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज उनकी प्रेफरेंस लिस्ट वो सही से सेटअप नहीं करवा पाए थे। इवन दो देयर परसेंटाइल वॉज वेरी गुड, बट नेशनलिटी में उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था और उसके स्टेट में बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो सेम प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था, मेरे यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ये डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है। नेशनलिटी में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। बट मेरा MHCET मार्च में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था, सितंबर से स्टार्ट हुआ था, सो देयर वाज अ लॉन्ग टाइम बिटवीन। तो उसको अभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। तो सी लैंग्वेज जैसे दोनों ने बताया, सी लैंग्वेज ही आपको करनी है स्टार्टिंग से। अगर आप पूरा फ्रेशर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपसे अगर आपको पहले से कुछ आता भी है तो आप सी लैंग्वेज को सबसे पहले एक्सप्लोर करो। तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैंने दो शख्स को इनवाइट किया है, एक 2023 की है और एक 2024 की है। इट मीन्स 2023 2025 बैच और 2026 बैच की। दोनों से जानेंगे रिव्यू, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है। तो ये परफेक्ट टाइम था इनको इनवाइट करने का, आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि क्या होता है अभी एडमिशन और आपका कॉलेज एडमिशन और एग्ज़ाम का जो अभी हुआ था टाइम, ये टाइम बहुत ज़्यादा गैप मिलता है। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है और इस टाइम पे क्या क्या करनी है, आपको कॉलेजेस का रिव्यू पता चलेगा, काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन में वो सब पता चलेगा। तो और बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग बात करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाली है। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र CET में बहुत ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए हैं। तो इनकी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है, क्योंकि आप कॉलेज में जाओगे। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि ये कौन से कॉलेज में है, क्या नाम है, सब चीज़ इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले सीनियर्स ऑलवेज फर्स्ट। तो हाय दीक्षा, हाउ आर यू? हेलो भैया, आई एम गुड and I'm Diksha Chaurasia, and I'm pursuing MCA from MES IMCC College, and my pass out year is 2025. हाँ, तो ये दीक्षा थी जो 2023-25 बैच के। इनका पॉडकास्ट पहले भी आया हुआ है, कॉलेज का रिव्यू वगैरह सब चीज़ इन्होंने पहले दे रखा है। तो अब इनका कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, तो इनसे भी जानेंगे। हमारी जो दूसरी इन्वाइटर्स है, क्या बोल सकते हैं इसे, जो हमने इन्वाइट किया 2024-26 बैच की, लास्ट ईयर की हैं। तो अभी तक इनका क्या एक्सपीरियंस है और कौन से कॉलेज से है, इनसे जानने चाहेंगे। ठीक। Hello, my name is Vaidehi Prajapati. I am pursuing MCA from MES IMCC Pune, and my percentile was 96 percentile. एक है वैदेही है जो 2024-26 की हैं, और एक दीक्षा जी हैं जो हमारे 23 और 25 बैच की है। ठीक है, तो एक का तो कंप्लीट हो चुका है, एक अभी स्टार्ट फर्स्ट ईयर में है और एक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इनसे क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। सबसे पहले ये जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपके कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेने जाते हो। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बता दो। So as I am OMS candidates, I need documents like a 12th mark sheet, 10th mark sheet, nationality, which is very important, and domicile for MS candidates, and Aadhaar card and score card, like MS CET score card, and etc. All these documents. तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी और भी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स से आपको लगने वाले हैं वो मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये सब जा करके आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो सबसे पहले वो सब जा करके ज्वाइन कर लो। उसमें डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड और भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आती है, जो भी डेट्स आती है, वो सब आपको वहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों से पहले जानेंगे क्या होता है अभी जितना गैप होता है ना टाइम। एग्ज़ाम जैसा कि आपका 23 मार्च को कंप्लीट हुआ, एडमिशन होते होते आपका जुलाई अगस्त चला जाता है। तो अभी 4 से 5 मंथ्स आपके पास बहुत ही जो है इफ़िशिएंट टाइम होता है। ये इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या करना है, क्योंकि ये दोनों उस फेज़ से गुजर चुके हो। जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, लास्ट ईयर हमारी वैदेही इसी टाइम पे थी। एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इन्होंने टाइम को यूटिलाइज़ किया था, तो इन सब चीज़ें दोनों से जानेंगे। तो सबसे पहले वैदेही से जानते हैं जो लास्ट ईयर पास आउट हुई थी। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, इनकी बातें ध्यान से सुनना। मेरा MHCET मार्च में कंप्लीट हो गया था।
उसके बाद जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था, सितंबर से स्टार्ट हुआ था, सो देयर वाज अ लॉन्ग टाइम बिटवीन। तो उसको अभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये गलती मैंने की थी, मैंने यूटिलाइज़ नहीं किया था उस टाइम को, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट, दैट्स वाई। बट कॉलेज में आने के बाद बहुत रिग्रेट था कि उस टाइम पे प्रिपेयर कर लिया होता, लाइक C++, ये तो मतलब बेस है हर चीज़ का, C++, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब मतलब बेसिक। अगर नॉन आईटी से हो तुम, अगर BCA वगैरह नहीं है या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ नहीं है, देन यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस बिफोर कमिंग हेयर। और अगर तुम ऑलरेडी BCA या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक यू शुड ट्राई डूइंग एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट इफ़ यू कैन। प्रोजेक्ट कर सकते हो, छोटा मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हो, कॉलेज में आके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर तुम IMCC में आओगे तो एकदम से दे विल एक्सपेक्ट कि तुमको सब कुछ आना चाहिए, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, और फिर वो सब चीज़ें फिर एकदम सर के ऊपर से जाएगी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि पहले से प्रिपेयर होके आओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, और बहुत लंबा टाइम है, यू कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर इट। तो देखा, वैदेही ने जैसे बताया, मैं हर एक साल बोलता हूँ जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो मैं 1-to-1 सेशंस भी लेता हूँ, आपके वेबिनार्स भी होते हैं। तो लास्ट ईयर जो प्रथमेश थे उनको मैंने इनवाइट किया था, तो वो इतने अच्छे से फॉलो किए हम लोगों की बातों को, और वो इस टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज़ किया कि उनका अभी जो 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट हुआ। तो इस टाइम को इसलिए सीनियर्स से जब आप सुनते हो ना कि क्या करना चाहिए, जो वो गलतियाँ करती है, क्योंकि हम गलती करके सीखते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, तो दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो 2024 की थी। अब सुपर सीनियर से जानने की बारी आ गई, क्योंकि ये तो इन्होंने 2 साल ऑलमोस्ट बिताया भी है कॉलेज में, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे ही आप जाओगे, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी आपको नहीं पता है। आप IMCC में जाओ, पिंपरी में जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओ, सारे में सेम होता है, पढ़ना आपको टेक्निकल ही है। और बहुत ज़्यादा बच्चे जो है नॉन CS से आते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है टेक्निकल के बारे में, क्या क्या होता है। जैसे दीक्षा भी नॉन CS बैकग्राउंड से थी, इनको भी टेक्निकल के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो जो इस फेज़ को वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं ना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आपके पास करने को कुछ भी नहीं है अभी, आप सिर्फ आप क्या ही कर सकते हो, आप परसेंटाइल का वेट कर सकते हो ना, आपको कॉलेज पता है, ठीक है ना, आपको सिटी पता है कि कहाँ पे जाना है। तो अभी जो कर सकते हो सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो। क्या पढ़ाई करनी है वो हम लोग आपको गाइड कर ही रहे हैं। तो दीक्षा से जानते हैं कि उन्होंने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया था, और कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है अगर आप नहीं करके जाते हो, एज अ फ्रेशर्स जाते हो। अगर आपने टेक्निकल कुछ नहीं कर रखा होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो दीक्षा बताएंगे। सो मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था March 27 को हुआ था, और इसके बाद हमारे पास टाइमिंग थी, मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट अगस्त में हुआ था। सो ये हमारे पास काफ़ी लंबा टाइम रहता है पढ़ने के लिए। सो स्टार्टिंग में C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं। सो अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बेसिक चीज़ तुम्हें आनी ही चाहिए। सो अगर इनके बारे में हम प्रिपेयर करके जाएंगे, दैट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, लाइक मेरा क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा सब्जेक्ट था DSA। सो उसमें DSA विथ जावास्क्रिप्ट। सो इन दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड जावास्क्रिप्ट, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉन IT बैकग्राउंड। सो मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस चीज़ का। मैंने HTML CSS प्रिपेयर किया था, बट जावास्क्रिप्ट तक नहीं किया था। सो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट धीरे धीरे पढ़ लिया तो वो आ गया। सो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे सारी चीज़ें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट थिंग्स ईजिली। ये प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर रहो, पहले से कुछ पढ़ करके जाओ, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है आपकी कॉलेज लाइफ, कॉलेज जर्नी। क्योंकि कॉलेज जाते हो तो सबके मन में एक्साइटमेंट होती है। इन लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा जो है शुरू में क्या बोल सकते हो, घूमना फिरना होता है, ठीक है। कॉलेज न्यू जगह पे आप जाते हो तो उसको एक्सप्लोर करना है। तो उन सब अगर आप पहले से पढ़ के रखोगे ना, तो ये थोड़ा सा टाइम आप वहाँ पे दे सकते हो, थोड़ा सा आप इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर्स जाते हो एज तो कॉलेज का बर्डन हो जाता है शुरू में, वो भी एज जैसे वैदेही ने बोला, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मास्टर्स डिग्री करके आए हो। तो आपको पता होता है, कॉलेज वाले जब जैसे ही स्टार्ट करते हो, कॉलेज जब जाओगे तो मैक्सिमम कॉलेज में आपको कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट 2 वीक्स में आपको C पढ़ा दिया, या फिर कुछ टेक्निकल के बारे में बता दिया शुरू में। तो सारे कॉलेज वाले करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप टेक्निकल में आ रहे हो तो क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो C लैंग्वेज, जैसे दोनों ने बताया, C लैंग्वेज ही आपको करनी है स्टार्टिंग से। अगर आप पूरा फ्रेशर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपसे अगर आपको पहले से कुछ आता भी है तो आप C लैंग्वेज को सबसे पहले एक्सप्लोर करो, उसको जितनी जल्दी से हो सके उसको कंप्लीट करो। उसके बाद फिर डेवलपमेंट में जाओ,
जैसा बताया HTML CSS हो गया, या फिर जैसे आपके कॉलेजेस अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में हो तो ज़्यादातर कॉलेजेस में जावा से स्टार्ट होती है, तो सी के बाद आप जब जावा पे मूव करते हो ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने सी लैंग्वेज भी स्टार्ट किया है। हमारा जो अनदर चैनल है प्लेसमेंट ज्ञान, वहाँ पे हम लोगों ने फ्री में आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो, या फिर हमारा सी मास्टरी कोर्स है, आप वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो सी लैंग्वेज को। ठीक है, अब तो ये तो हो गई टाइम वेस्ट। तो फिर से मैं बताता हूँ, टाइम वेस्ट के ऊपर हम लोगों ने ढेरों सारी वीडियोज़ बना रखी है। मैंने सीनियर्स को भी इन्वाइट कर रखा है, तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के। हम बहुत ही ज़्यादा डाउट्स और बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि भैया अब हमारा एग्ज़ाम हो गया, अब क्या करना है इसके बाद, तो व्हाट आफ्टर द एग्ज़ाम, ये चीज़ें हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की अभी हम लोगों ने बात की थी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी बेसिक्स चीज़ होती है 10th 12th वो सब तो आपके पास था ही, बट एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है वो है नेशनलिटी को लेकर के। खासकर जो OMS स्टूडेंट है, OMS इट मीन्स कि महाराष्ट्र से जो अदर स्टेट वाले हैं, महाराष्ट्र वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसा, बट आप अदर देन महाराष्ट्र से हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उधर साउथ साइड से कहीं से भी हो, बट तो आपको एक नेशनलिटी सर्टिफिकेट आपको मिलता है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस टाइप का आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो बनता कहाँ से है, इनसे जानेंगे। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, इसके कारण आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर के सुनना। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट इन्होंने कहाँ से बनवाया था वो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले वैदेही से जानते हैं। हाँ, नेशनलिटी सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा इशू आया था मुझको, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं MP से हूँ और MP में दे वर सेइंग देयर इज़ नो सच डॉक्यूमेंट लाइक दिस। तो नेशनलिटी में काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, बट फिर भी मैंने उन लोगों को इंसिस्ट किया, उनको बताया मेरा प्रॉब्लम कि आई हैव टू टेक एडमिशन फॉर दिस, आई रिक्वायर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर उन्होंने वो चीज़ कंसिडर करी और फिर उस पर साइन कर दिया इन दी एंड। उसके पहले बहुत ज़्यादा इशू आया था, बहुत बहुत चक्कर लगाने पड़े थे। उस पर SDM का साइन कराया था एक्चुअली मैंने। उसमें ज़रूरी नहीं है SDM का कराओ, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का आप साइन करा सकते हो उसमें, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर तुम्हारे पास नेशनलिटी नहीं है तो जैसे हमारे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उन्होंने कंसिडर कर लिया था अगर TC पे लिखा हुआ हो दैट यू आर इंडियन, नेशनलिटी मेंशन हो, तो उसको वो कंसिडर कर लेंगे, बट फॉर अ सेफ साइड यू शुड मेक दिस डॉक्यूमेंट रेडी। अगर नेशनलिटी नहीं बनी है तो फिर जैसे मैंने बताया आप TC दे सकते हो, या फिर दोबारा री इशू करा सकते हो अपनी TC। 11th 12th का हुआ या फिर 10th का हुआ, आप री इशू करा सकते हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ वो कंसिडर कर लेंगे, बट उसमें सिर्फ इंडियन मेंशन हुआ ना तो वो लोग कंसिडर कर लेंगे। ये है नेशनलिटी। नेशनलिटी को लेकर के जैसा प्रॉब्लम आती है हर एक साल, तो आप ये कर सकते हो कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट तो जैसा इन्होंने बताया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से आप साइन करवा सकते हो, SDM हो गया, DM हो गया। ठीक है, अगर ये साइन कर देते तो सही है, नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें नेशनलिटी इंडियन मेंशन होना चाहिए। आपके 10th के TC में भी हो सकता है, वो आपके पासिंग मार्क्स में भी हो सकता है, आपके डोमिसाइल में भी हो सकता है, वो इट्स डिपेंड आपके स्टेट में क्या वो रहते हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ जहाँ पे इंडियन मेंशन हो नेशनलिटी। और ये इसको थोड़ा सा सीरियस लेना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, 2023 बैच की दीक्षा है, इनको क्या प्रॉब्लम हुआ था नेशनलिटी में, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि नेशनलिटी ये हर एक साल होता है प्रॉब्लम, और खासकर OMS वाले को होता है। तो दीक्षा जी, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था और इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी इशू हुआ था, तो डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट करनी होती है, जितने भी 10th 12th के ओरिजिनल कब सबमिट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी है लास्ट ईयर के हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा नहीं अभी एडमिशन के टाइम पे, तो उनको बाद में मिलता है डॉक्यूमेंट। तो वो कब साइन करवा सकते हैं, आप बच्चों को बता दो कब उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है। जैसे वैदेही ने बताया कि नेशनलिटी में उसको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था और उसके स्टेट में बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो सेम प्रॉब्लम मुझे भी हुआ था, मेरे यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ये डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है। बट बहुत सारे सोर्सेज के साथ कोर्ट की हेल्प लेके मैंने ये डॉक्यूमेंट बनवाया था। एंड अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स थे, बट एक ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट वो नहीं थी मेरे पास। सो उन्होंने कुछ टाइम दिया था एडमिशन होने के बाद, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स का टाइम दिया था मुझे, बट वो मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इशू नहीं कर रहे थे मार्कशीट, तो उसमें थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद मैंने सबमिट किया, तो जब सेकेंड सेमेस्टर के लिए मुझे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना था तो उसमें एक लाइसेंस कोड करके प्रॉब्लम होता है, तो वो मेरा जनरेट नहीं हुआ था। वो इशू हुआ था कि डॉक्यूमेंट लेट सबमिट करने पे। तो फिर बाद में फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े थे सर से, मैंने सर से बात की थी तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी जाके फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया था।
तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मुझे ये प्रॉब्लम आया था मार्कशीट का बेसिकली। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं ना, तो खासकर ओएमएस वाले को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में डोमिसाइल में ही लिखा होता है नेशनलिटी इंडियन, ठीक है। तो बाहर वालों को ही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो नेशनलिटी को लेकर के आपको कोई भी डाउट्स अब नहीं बचा होगा, और मैं एक फॉर्मेट सेंड करूंगा आपको, ठीक है। उस फॉर्मेट को आप साइन करवा सकते हो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी से। अगर आपके पास नहीं है तो मैसेज कर देना हमें, ठीक है। आप मैसेज करोगे तो वो आपको मिल रहा होगा एक फॉर्मेट, ये आपके शो हो रहा होगा। आपको गैप सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट मिल जाएगा और नेशनलिटी को लेकर के भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉलेज सिलेक्शन को लेकर के। सबसे पहले आपका हो गया ये एडमिशन, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ आपका, अब जो है स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे ही रिज़ल्ट आता है, पहले तो अब आंसर्स के आएंगे, क्योंकि 2023 वैदेही के बैच से आंसर्स की रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ था। पहले आंसर्स की रिलीज़ नहीं होते थे, तो आंसर्स की रिलीज़ होगा, उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है, सबसे पहले इन लोगों से जानेंगे, फिर मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में क्या क्या होता है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है MHCET एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग और अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तो प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैंने क्या भैया से रेफरेंस ले लिया था, तो मेरे को कोई इशू नहीं आया प्रेफरेंस लिस्ट में, और काफ़ी ईजिली मेरे को जो कॉलेज चाहिए था वो अलॉट हो गया था। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई थी। मतलब जो उन्हें कॉलेज चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज उनकी प्रेफरेंस लिस्ट वो सही से सेटअप नहीं करवा पाए थे। इवन दो देयर परसेंटाइल वॉज वेरी गुड, बट स्टिल उनका ड्रीम कॉलेज उनको नहीं मिल पाया था। तो इसको सिलेक्ट करने के पहले यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोलता हूँ, मैं हर एक कैप प्रोसेस जब भी स्टार्ट होती है तो बोलते हैं कि 99 परसेंटाइल, और ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास भी, जैसा इन्होंने भी बताया, और मेरे पास खुद के आते हैं जब कैप 1, क्योंकि 3 कैप राउंड्स होते हैं, 3 कैप राउंड्स में आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट अगर सीधा सीधे बोले तो कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और आप 1 2 3 इस सीक्वेंस वाइज में कॉलेज एंट्री करनी होती है वेबसाइट पर, CT के वेबसाइट पर। तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका 99 परसेंटाइल है, 98 है, कितना भी परसेंटाइल है, प्रेफरेंस लिस्ट सभी को बनानी होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जिनका 99 आ रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेजेस डालते हैं, ठीक है। और वो कॉलेज बाय चांस अगर उनको नहीं मिलता है, तो जो उनको फर्स्ट लिस्ट में मिलना चाहिए था वो सेकंड में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फिल हो जाता है पहले ही में ही। तो ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दीक्षा से जानेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ही इंपॉर्टेंट है पूरे ये कैप प्रोसेस में। यही एक मेन जो है चीज़ बोल सकते हो, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका कॉलेज कौन सा मिलेगा, और कॉलेज जो है कौन सा कॉलेज मिलता है उस पर आपका प्लेसमेंट डिसाइड होता है। तो इसलिए आपका काम था अच्छा परसेंटाइल लाना। अब हम लोगों का काम है आपको अच्छा कॉलेज आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दिलवाना, ठीक है। तो अब दीक्षा से जानते। प्रेफरेंस लिस्ट मतलब सिलेक्शन ऑफ कॉलेज। ओके, सो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ होता है, तो उस बेसिस पे जितना हमारा परसेंटाइल आता है उस बेसिस पे हमें कॉलेज चूज़ करना होता है, ठीक है। सो मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में तो भैया ने बहुत हेल्प की थी, उन्होंने ही इनफैक्ट बना के दिया था प्रेफरेंस लिस्ट मुझे, और उस बेसिस पे ही मेरा एडमिशन हुआ जिस कॉलेज में मैं चाहती थी मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली हमें देखना पड़ता है कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ है। सो उस बेसिस पे हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है कॉलेजेस की। सो दिस इज़ प्रेफरेंस लिस्ट, और आप अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बनाओ, भैया की हेल्प लो, दे विल हेल्प। प्रेफरेंस लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खासकर ओएमएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, ओएमएस वाले जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट्स हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। इन लोगों के साथ भी हुई थी, क्योंकि जो बाहर से आते हैं डायरेक्ट महाराष्ट्र में, बहुत सारी चीज़ें जो न्यू चीज़ें होती हैं उनको नहीं पता होता है। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है 2022 से। तो हमारे पास 2022 के भी जितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, 2023 की ये खुद है, 24 हैं, ठीक है, और लास्ट ईयर अभी जो 25 होगा, तो इनमें से बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे जो अभी इनके जगह पे आप लोग बैठ रहे होंगे। तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हमारा प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के। तो आप पता होता है कि कौन से कॉलेजेस में आपको मिल सकते हैं। मैं परसेंटाइल के अकॉर्डिंग भी बोल सकता हूँ कि ये कॉलेजेस जो है आपको मिल रहे होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो बहुत सारी चीज़ें और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कैप 1, कैप 2, कैप 3 में क्या क्या दिक्कतें आती है। तो अब ये जानते हैं कि एज आ ओएमएस कैंडिडेट क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी इन दोनों को, क्योंकि बाहर से जब आते हैं ना
तो प्रॉब्लम होती है, कितनी भी आप जान लो महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती है। अभी लास्ट ईयर भी मैंने एक DY पाटिल अकूड़ी का स्टूडेंट था, उनका भी लिया था पॉडकास्ट, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था। अगर आप वो नहीं देखे हो तो जा करके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, तो उनका भी आप एक्सपीरियंस जानना। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी वैदाई, पहले आप बताओ। सबसे पहली प्रॉब्लम तो डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। नेशनलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें। और सेकंड जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी वो ये था कि मैं MP से हूँ और सीट फ्रीज़ करना होता है, और फिर ऐसा होता है कि कॉलेज पहुँचना पड़ता है उस ड्यूरेशन के बीच में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल करने में अगर आप दूर रहते हो तो MP से मुझे पुणे जाना था, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र है, वहाँ तक पहुँचने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। और मतलब ऐसा हो गया था, अगर एक दिन मैं लेट हो गई बाय चांस किसी रीज़न की वजह से, तो मेरी जो सीट है वो चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस हुई थी। अगर तुमको पता है तुमको ये कॉलेज लेना है तो पहले से प्री प्लान रहो उसके लिए। इसलिए मैंने एडमिशन जो था वो आई थिंक भैया 3rd राउंड में लिया था मैंने, इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा, जबकि फर्स्ट राउंड में मेरा हो गया था, बट वहाँ तक पहुँचने में और एकदम प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था कि ये सब भी फेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो थोड़ा। प्रॉब्लम होती है क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो है बहुत दूर दूर रहते हैं, मतलब 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, और एडमिशन जैसे ही आपका प्रेफरेंस लिस्ट आप डालते हो तो जो उसका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आता है विदिन 3 डेज़ के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है। तो 3 दिन में पहुंचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है बाहर वाले बच्चों को। तो फिर उसमें किस तरीके से आगे अप्रोच करना है वो हम लोगों को पता होता है। 3rd कैप तक कैसे जाना है, क्या करनी है, सेम कॉलेज रखनी है कि फिर चेंज करनी है, अगर नहीं मिलता है तो वो कॉलेज कैसे रहता है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हमने पता है। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे इस पे प्रॉब्लम वाली में? आप सुपर सीनियर हो तो बताओ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी आप। सो जैसे वैदेही ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रिपेयर रहो। ट्राई करो आप स्टार्टिंग से ही, जैसे आपका एडमिशन होने वाला हो वहाँ से ही आप ट्राई करो कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और नहीं भी है तो ट्राई करो कि वो आपको मिल जाए। जैसे मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन की मार्कशीट का प्रॉब्लम होता है, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ट्रैवल की बात करें तो होती है प्रॉब्लम उसमें कि क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें 3 दिन के अंदर ही आना होता है एडमिशन के लिए, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर रहो कि हाँ आपको एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पहुँचना है टाइम से। थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट हम मैनेज कर सकते हैं, ओके। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल का आता है। सो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, और फिलहाल बहुत सारी चीज़ें गूगल पे भी अवेलेबल हैं, बट अगर किसी की हेल्प मिल जाए लाइक सीनियर्स वगैरह से भी पूछ सकते हैं कि आसपास कौन सा हॉस्टल ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर IMCC की बात करें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, सो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फिर भी आप किसी की हेल्प ले सकते हो, लाइक सीनियर्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, तो आपको ईजी रहेगा। तो जैसे दीक्षा ने बताया सीनियर्स, तो उस पर भी आते हैं सीनियर्स का सपोर्ट। जैसा MC ज्ञान एक ट्रेंड चलाता है कि आप अगर हमसे काउंसलिंग करवाते हो तो आपको सीनियर्स का नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे दीक्षा आई थी हमारे साथ, तो इनके सीनियर्स जो थे, हमारे ज्योति पॉडकास्ट पढ़ा हुआ है, तो उनको उनका नंबर दिया था, तो उन्होंने किस तरीके से इनको सपोर्ट किया था, ठीक है। वैदेही आई, वैदेही को दीक्षा का नंबर मिला, तो दीक्षा ने कितनी मदद की इन्होंने, कि सामने है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सामने दोनों हैं, तो क्या क्या जो है बेनिफिट्स मिलता है आपको हमारे से अगर आप काउंसलिंग लेते हो या फिर क्या प्रोसेस ज्वाइन करते हो। तो जो सीनियर्स का सपोर्ट्स होता है, या फिर जो आपको टाइम टू टाइम हम लोग वो वेबिनार लेते थे, लास्ट ईयर इन्होंने ज्वाइन किया था, तो वेबिनार्स वगैरह होते रहते थे काउंसलिंग के टाइम पे, मतलब एडमिशन से पहले क्या करनी है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने वाले हैं, फिर हम लोग लाइव लेते हैं, आपके सामने आते हैं, और भी जो सीनियर्स जो प्लेस्ड हो चुके हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं, किस तरीके से आपको आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो टाइम टू टाइम ये सब चीज़ें होती रहती है। तो सीनियर सपोर्ट्स जानेंगे तो सबसे पहले वैदेही से जानेंगे कि सीनियर्स कैसा होते हैं। जो इनको मैंने आई थिंक 2-3 का नंबर दिया था, पास में जो दीक्षा भी है, ये भी बैठी हुई, इनका भी नंबर दिया था, तो इन्होंने कैसे ट्रीट किया एडमिशन से लेकर के कॉलेज फैसिलिटी तक और ये हॉस्टल फैसिलिटी तक, अभी तक कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप बताओ। एक तो मैं OMS हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पुणे में क्या है। मैं फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में पैर रख रही थी अपना, ये सिचुएशन थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने भैया को ये वाली चीज़ बताई, तो भैया ने बोला कि भैया ने इवन आगे से बोला कि मैं तुमको सीनियर्स का नंबर दे देता हूँ, तुम उनसे कंसल्ट कर लो, उनसे बात कर लो, तुमको अच्छे से सब चीज़ें पता चल जाएगी वहाँ पे। तो दीक्षा का नंबर ही दिया, तो सबसे पहले दीक्षा से ही कांटेक्ट किया था। तो दीक्षा ने नो डाउट इतना अच्छे से मेरे को ट्रीट किया, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी मुझको। इवन हॉस्टल भी लेने में हेल्प करी। इवन तो मैंने और भी बहुत सारे हॉस्टल्स देखे थे, पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि हम दोनों सेम हॉस्टल में हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो मैं दीक्षा के पास चली जाती थी, या फिर क्योंकि नया कॉलेज है, सब चीज़ें नई हैं, तो
पता होना चाहिए कि हाँ आगे अभी क्या करना है। तो दीक्षा से मैं कंसल्ट कर लेती थी उस बारे में, तो दीक्षा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती थी स्टार्टिंग में, इवन अभी भी करती है। और तो सीनियर सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसा कि पता है आप कहीं भी जा रहे हो तो एक गाइडर रहता है ना, गाइड करते हो कि हमें ये सारा चीज़ घुमा देगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई सीनियर्स का नंबर मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप नए नए कॉलेजेस में जाते हो, एडमिशन में थोड़ी सी भी चीज़ें होती है, अगर कॉलेज वाले थोड़ी सी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा मांग दे तो आप तुरंत पैनिक ना हो, तो आपको वो वहाँ पर पता होता है कि कोई है हमारे साथ जो गाइड कर रहा है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, या फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बाद में भी हैंडल हो जाएंगे, बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। तो सीनियर्स इसलिए हम लोग रखते हैं। और अगर आप एमसी ज्ञान के थ्रू जाते हो तो ऑलमोस्ट जितना भी नंबर देता हूँ मैं ऊपर के कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस का नंबर है, सभी कॉलेजेस में सीनियर्स हैं हमारे, और अच्छे खासे आपको सपोर्ट करते ही करते हैं हर एक साल, क्योंकि उनको भी कोई सपोर्ट कर रहा होता है पहले से। तो वो फिर जैसे कि अभी वैदई है, अभी आपको आईएमसीसी मिलेगा तो इनका नंबर मिल रहा होगा, तो ये आपको पूरा गाइड कर रही होंगी कि कैसे क्या करना है। ठीक है, दीक्षा थी, दीक्षा के टाइम पे भी जो सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स, उनको मैंने नंबर दिया था, तो उन्होंने इनका भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर रही थी। ठीक है, तो आप एक बार इनसे जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सीनियर्स की हेल्प की बात करें तो सीनियर्स ने हेल्प की है मुझे। लाइक भैया ने एक दीदी का नंबर दिया था, ज्योति दी और श्रुति दी। सो उनको मैंने कॉल किया था रिलेटेड टू हॉस्टल, तो उन्होंने हेल्प की थी, बताया था कि करवी नगर में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, आप वहाँ जा सकते हो। सो हॉस्टल के मामले में उन्होंने मेरी हेल्प की। और एक और प्रॉब्लम आया था मुझे डॉक्यूमेंट्स का, जैसे मैंने बताया कि मार्कशीट का प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको पूछा कि दीदी मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट यू विल ट्राई कि तुम डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ जल्दी से, और बाकी तुम्हें टाइम देंगे वो, इतना परेशान मत हो। थोड़ा सा मोटिवेट किया उन्होंने मैं कि परेशान मत हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम बस ट्राई करो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट ईजिली मिल जाए। बस बहुत हेल्प की सीनियर्स ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भैया ने नंबर दिया, सो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। ऐसा ही होता है, हम लोग हर एक साल करते हैं इसको, और इस ट्रेंड को आगे भी बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक बार जब एडमिशन हो जाता है तो फिर कोई भी इशू नहीं होती है। तो फिर इन लोग भी, जैसा कि शुरू में अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो अभी इन लोग सपोर्ट करते हैं हमको, हम लोगों को आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो दीक्षा, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ये बता दो आईएमसीसी का जो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो प्लेसमेंट कैसा था, कितनी कंपनीज़ आई वहाँ पे, और प्लेसमेंट जिनका नहीं हुआ है वो क्या कर रहे हैं अभी, और कितने सारे कंपनीज आई थी। प्लेसमेंट बता दो आईएमसीसी का एक बार। प्लेसमेंट्स की बात करें तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। 40% चीज़ें डिपेंड करती है कॉलेज पे, और 60% चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अगर आप रेडी हैं तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा, दैट इज़ करेक्ट। सो प्लेसमेंट ठीक है, अभी हो रहा है प्लेसमेंट। सो कॉलेज से और भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। लाइक मेरे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन का आया था क्यू स्पाइडर से, सो उसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे मैं खुद भी सेलेक्ट हुई थी उसमें। सो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है उधर, तो अच्छा चल रहा है। लाइक कॉलेज हेल्प करता है, बट आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना है, बट फिर भी अपने आप से पूरा ट्राई करना है कि आप खुद से प्रिपेयर करो, ताकि आपका ईजिली प्लेसमेंट हो जाए। तो प्लेसमेंट को लेकर के जैसा कि इन्होंने बताया, आप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि कॉलेज है यार, तो कॉलेज में कंपनी आएगी ही आएगी। कॉलेज में कंपनी 15 लाख की भी आएगी, 8 लाख की भी आएगी, और 2 लाख की भी आएगी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2 लाख की प्लेसमेंट चाहिए या फिर नहीं ही चाहिए, या 15 चाहिए या 8 चाहिए। तो वो आपकी मेहनत और आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन, कितना आपने 3 सेमेस्टर में दिया है, खुद को टाइम अपने आप पे कितना इन्वेस्ट किया है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है प्लेसमेंट के टाइम पे दिख रही होती है। तो इसलिए हम लोगों ने प्लेसमेंट ज्ञान चैनल स्टार्ट किया है, तो उसको जा करके फॉलो कर लेना। उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी जो है आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है, डेवलपमेंट से सारी चीज़ें मिल रही होगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो जा करके उसे फॉलो कर लेना। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट बोला था बट एक और लास्ट है ये, आप लोग दोनों से ये क्वेश्चन है कि एमसी ज्ञान से कितना हेल्प मिला है अभी तक, ये बता दो। तभी इन दोनों साथ में कुछ मिला होगा, तभी तो साथ में है अभी। इन्होंने बोले एक कॉल पे आ गई हैं लोग मिलने के लिए, पॉडकास्ट भी दे रहे हैं, तो आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो क्या क्या मिले हेल्प मिला ये बता दो। सबसे पहले दीक्षा। सो अगर एमसीए ज्ञान की बात करें तो बहुत हेल्प मिली। लाइक स्टार्टिंग से, जब से हमारा एग्ज़ाम हुआ है तब से लेके अब तक भी हेल्प मिलती है। भैया मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत हेल्प की, बताया कि कॉलेज में ऐसा ऐसा मतलब ऐसा ऐसा करना है, ऐसे तुम्हारा एडमिशन होगा, उसके बाद ये करना है, तो बहुत सारी चीज़ें भैया ने बताई। और जैसे कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट वो भी भैया ने प्रोवाइड की, और सीनियर्स का नंबर स्टार्टिंग से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वो भी उसमें बहुत हेल्प मिलता है, तो भैया ने वो प्रोवाइड किया। सो अभी तक बहुत हेल्प मिलती है। भैया बताते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत हेल्प मिली, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एमसीए ज्ञान से। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एमसीए ज्ञान फॉर योर सपोर्ट।
थैंक यू सो मच दीक्षा। तो वैसे ही एक बार आप बता दो, क्योंकि लास्ट ईयर की थी, अभी अभी इनका हुआ है, सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई है, लास्ट ईयर ये हमारी स्टूडेंट रह चुकी है, तो आप बता दो कुछ मिला, हेल्प मिला? हाँ, भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मतलब पूरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, जैसा दीक्षा ने बोला, मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। भैया की स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस देखी थी, फिर काउंसलिंग के लिए जो भैया 300 जो पे किए थे ना, वो मतलब ऐसा लगा बिल्कुल एकदम वसूल हो गए। बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद भैया सिर्फ काउंसलिंग प्रेफरेंस लिस्ट अकेला प्रिपेयर करके देंगे, बाकी A to Z सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज करके दी। सीनियर्स का नंबर प्रोवाइड करना, और जब भी कॉल करो भैया रिस्पांस देते थे, कोई भी मैसेज पिन करो तो भैया इमीडिएट रिस्पांस देते थे, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं आया। कहीं पे भी स्टक हो तो भैया को रीच आउट करो, सब कुछ हो जाएगा ईजिली। तो क्या होता था, बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं हमारे पास काउंसलिंग के टाइम पे, तो ये तो होता है कि काफ़ी लोगों का जो है रिस्पांस देना थोड़ा सा लेट भी होता था, थोड़ा सा डिले भी होता था, बट मैं कोशिश करता था जितना जल्दी हो सकता है उसको कॉल बैक करूँ, जितना जल्दी हो सकता था मैसेज करूँ। तो ये सब चीज़ें हर लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स भी हुई थी, क्योंकि क्या होता है लास्ट टाइम पे जब ज्वाइन करते हैं ना, जो अभी से कर रहे होते हैं हमारे काउंसलिंग ज्वाइन, तो पता होता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनका डेटा हम लोगों के पास पहले आता है, और जो इमीडिएट करते हैं तो थोड़ा बहुत उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको टैकल करने के लिए हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं हर एक साल। तो इस साल भी बच्चे आएंगे तो आपको पूरा हेल्प मिल रही होगी हम लोगों से। सो थैंक यू सो मच वैदेही, थैंक यू सो मच दीक्षा, हमें टाइम दिया, MC ज्ञान को टाइम दिया। आई होप बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है इनसे उनको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, और वो जो इस टाइम को वेस्ट करने की सोच रहे थे, घूमने फिरने की सोच रहे थे, उस पर वो कुछ अब इफेक्टिव टाइम लगाएंगे, ताकि उनको कॉलेज जैसे ही जाए उनको हेल्प मिल रही होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पॉडकास्ट देखा, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।